Hello students, welcome to online classes of Career Academy Senior Secondary School भिनमाल। इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश मीडियम के चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में समझने के लिए इसकी आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके लिए अगर देखें तो हमको पता है कि अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने बॉडी का कोई भी फंक्शन जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस एनर्जी को हम कहाँ से गेन करेंगे, फूड से गेन करते हैं, फूड इंटेक करते हैं। और इस फूड का फिर आगे डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इसको स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, डाइजेशन होता है इसका जिस वजह से जो स्मॉल सेगमेंट्स है वो बनते हैं। मान लो जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट को फूड की फॉर्म में यूज़ किया है, तो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज है मान लो। और ये जो ग्लूकोज है ये अब कहाँ बना है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, मीन्स डाइजेस्टिव कैनाल। सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गया ग्लूकोज, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ग्लूकोज बनने के बाद अब यहाँ से इस ग्लूकोज को ब्लड के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी वॉल में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। यहाँ पर ग्लूकोज बनने के बाद वो ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, और फिर ब्लड में आने के बाद ब्लड के थ्रू वो अपने बॉडी की हर एक जो सेल होगी उस तक पहुँचता है। ये सेल तक ग्लूकोज पहुँच गया। अब सेल तक ग्लूकोज पहुँच गया, लेकिन ग्लूकोज सेल तक पहुँचने पर भी सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। सेल के अंदर इस ग्लूकोज का आगे फर्दर ब्रेक डाउन होता है। ये जो प्रोसेस है ये इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनाई जाती है, तब जाके यहाँ पर एनर्जी बनती है। और ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन गैस की। और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ कैसे आएगी, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर की तरफ अपने बॉडी में ले जाते हैं तो ये लंग्स तक पहुँच जाएगी और इसमें ऑक्सीजन भी होगी। और लंग्स से फिर ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू कहाँ भेजा जाएगा, अपने बॉडी की सेल्स तक पहुंचाया जाता है। और सेल में इसका जो ऑक्सीजन है इसका यूज़ किया जाएगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। और यहाँ पर एक गैस भी बनती है इस प्रोसेस में, O2 तो यूज होती है और CO2 गैस जो है वो फॉर्म होती है। अब यहाँ पर CO2 बनी, इसको ब्लड के थ्रू वापस लंग्स में भेज दिया जाता है और लंग्स से हम फिर इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो जो ये प्रोसेस है इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब इनके टाइप्स की बात करें तो इट इज़ टू टाइप्स, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है ये क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक एयर और अपने बॉडी की जो सेल है इनके बिटवीन O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि सेल के अंदर अब यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है, इसको इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है ये भी टू टाइप्स होता है, एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। जब सेल के थ्रू ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा तब उस रेस्पिरेशन को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब भी हम ग्लूकोज का यूज़ करेंगे सेल में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में जब ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है तब कंपेरेटिवली मोर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहते हैं, तो उनमें उस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक कहते हैं। और इसमें कंपेरेटिवली लेस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर कंपेरेटिवली लेस एनर्जी जो है वो बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
और एक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एक तो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मीनिंग है कि वह पाथ जिसको फॉलो करते हुए जो एयर है वो अपने बॉडी में एंटर करती है और लंग्स तक पहुंचती है। तो एयर लंग्स तक पहुंचती है किस पाथ या किस रास्ते को फॉलो करते हुए जा रही है, उसी पाथ को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे। और सेकंड है कि वे ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम फर्स्ट यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करेंगे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखेंगे, उसमें स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये सब नोट्स है, आप इनको यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर देखें कि जो एयर का पाथ है अब उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि एयर अपने बॉडी के जिस ऑर्गन में सबसे पहले एंटर करती है वो क्या है, नोज़ है। और अपना जो नोज़ है उसके जो आउटर दो पोर्स होते हैं इनको एक्सटर्नल नेरिस कहते हैं। बाहर की तरफ जो दो पोर है इनको एक्सटर्नल नेरिस कहेंगे और इन्हीं से होकर के जो एयर है वो अपने नोज़ के अंदर एंटर करती है। अपने नोज़ के अंदर की जो कैविटी है उसको कहा जाता है नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी जो है ये इनके बीच में एक वॉल जो होती है उसको कहा जाता है नेजल सेप्टम। और ये जो नेजल सेप्टम है ये नेजल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नेक्स्ट जो ये नेजल कैविटी है ये 2 पोर थ्रू बैक साइड में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो अपने बकल कैविटी के मतलब माउथ के बैक साइड में प्रेजेंट होती है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें कि जो अपनी बकल कैविटी है वो भी एक पोर के थ्रू ओपन हो रही है और इसमें जो अपनी नेजल कैविटी है वो भी 2 पोर के थ्रू इंटरनल नेरिस के थ्रू फेरिंग्स में ओपन होती है। मीन्स यहाँ पर ये है कि फेरिंग्स जो है इसमें बकल कैविटी से फूड भी आएगा और यहाँ पर नेजल कैविटी से एयर भी आएगी, इसलिए फेरिंग्स को एम्फी पाथवे फॉर फूड एंड एयर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें नेजल कैविटी की, तो जो ये नेजल कैविटी है इसमें यहाँ पर कुछ हेयर्स भी होते हैं, हेयर सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर म्यूकस सेल्स भी होती है और म्यूकस सेल्स जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। मीन्स यहाँ पर म्यूकस है, एक स्टिकी जो फ्लूइड होता है वो म्यूकस है और हेयर है। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि जो एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पर एंटर कर जाते हैं उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकना, उनको यहीं पर ट्रैप कर लिया जाता है। इसके अलावा नेजल कैविटी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो सरफेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, मतलब ज़्यादा डीपली सिचुएटेड नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हम अंदर लेंगे उसका टेम्परेचर बॉडी से कुछ अलग होगा, तो उसको यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाता, मीन्स उसका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाएगा पहले। कुल मिला के यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग होती है अपने नेजल कैविटी में, फिर उसको आगे पास किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स जो है ये बैक साइड में मीन्स अपने जो नेक है, नेक की साइड में 2 ट्यूब में ओपन होती है। मीन्स फेरिंग्स से 2 ट्यूब निकलती है जो कि अपने नेक में एक तो फ्रंट साइड में और एक बैक साइड में सिचुएटेड होती है। जो अपने नेक की जो बैक साइड वाली ट्यूब होती है उसको ईसोफेगस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो अपने बकल कैविटी से जो फूड आएगा फेरिंग्स में वो इस बैक साइड वाली ट्यूब में एंटर करता है और इस बैक साइड वाली ट्यूब को ईसोफेगस या इसमें फूड पास हो रहा है तो इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये ईसोफेगस है इसकी जो अपर ओपनिंग होती है इस अपर ओपनिंग को हम गुलेट कहते हैं। इसके अलावा जो अपने नेक में फ्रंट साइड वाली जो ट्यूब होती है
इसको कहा जाता है ट्रेकिया। और जो नेजल कैविटी से एयर आएगी फेरिंग्स में वो इस फ्रंट साइड वाली ट्यूब में एंटर करती है, मीन्स ट्रेकिया में एंटर करती है। ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है। अब यहाँ पर ट्रेकिया की बात करें तो जो ये ट्रेकिया है इसका अपर पार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप्ड स्वेल्स अप रीजन होता है, और इस ट्रायंगुलर शेप्ड जो पार्ट है इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। इस लैरिंग्स के अंदर टू कर्टेन लगे हुए रहते हैं, कर्टेन पर्दे लगे हुए रहते हैं दो। और इन कर्टेन में क्या होता है, जब हम एयर को आउटसाइड रिलीज करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, उस टाइम पर इस इन कर्टेन को हम यहाँ पर वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड, इनमें जब वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन होने से यहाँ से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स के कर्टेन में वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होती है कि जो हम बोल रहे हैं वो जो साउंड है वो यहाँ लैरिंग्स में ही बनती है। और लैरिंग्स में बनने के बाद जब वो अपने माउथ में आती है तो यहाँ पर टंग जो होता है, टंग के थ्रू उसको वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस लैरिंग्स में हो रही है, इसलिए लैरिंग्स को अपने बॉडी का साउंड बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखें अब, और ट्रेकिया की अगर बातें करें तो जो ट्रेकिया है ये अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। और इसकी ट्रेकिया की जो इनर वॉल होती है वो भी सीलिएटेड होती है, मीन्स इसमें सीलिया बोले तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इसके अलावा इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट है, और इनका भी फंक्शन वही है कि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उनको लंग्स तक जाने से रोकना। नेक्स्ट, ट्रेकिया जो है इसमें सी शेप्ड इसकी जो वॉल होती है उसमें, ये मान लो ये ट्रेकिया है, पाइप है, इसकी वॉल में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग। और कार्टिलेज की जो बनी हुई रिंग है मीन्स ये इलास्टिक होगी। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि जब ट्रेकिया में ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर पिचक जाए कभी, तो इसको उसी शेप में वापस लाने का जो फंक्शन है वो ये करती है। मीन्स इसमें ट्रेकिया में ओवर स्ट्रेचिंग को रोकती है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे अपना ईयर पिन्ना जो है, ईयर का बाहर वाला पार्ट, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, अब बात करें हम यहाँ पर कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों ही आ रहे हैं। और जो फूड है वो तो बैक साइड वाली ट्यूब में एंटर कर रहा है, और जो एयर है वो फ्रंट साइड वाली ट्यूब में एंटर करती है, मीन्स दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जो फूड है वो अपने ट्रेकिया मीन्स फ्रंट साइड वाली ट्यूब में एंटर कर जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर है। देखें यहाँ पर, जो जिस टाइप से हमने बताया कि ईसोफेगस की अपर ओपनिंग गुलेट है, उसी टाइप से जो अपनी ट्रेकिया है इसका जो अपर ओपनिंग होती है इसको हम ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के जस्ट ऊपर एक कार्टिलेजिनस इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ, इलास्टिक है मीन्स ये लचीला होगा, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप होता है। और ये फ्लैप क्या करता है कि जब हम फूड को निगलते हैं, निगलते टाइम क्या होता है, ये ट्रेकिया थोड़ा सा अपर साइड में मूव करती है, और ऐसा होने से जो ये एपिग्लोटिस है ये ग्लोटिस को कवर कर लेता, मतलब ढक देता है, जिस वजह से जो फूड है वो इस ट्रेकिया में एंटर नहीं करके बैक साइड वाली ट्यूब इसोफेगस में ही एंटर करता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, ट्रेकिया जो है नेक से स्टार्ट होकर के अपने थोरैक्स में एंटर करती है, और थोरैक्स में आने के बाद ये अपने मिड थोरैक्स लेवल पर, थोरैक्स के एकदम बीच में मिड थोरैक्स पर आकर के ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 न्यू ट्यूब बनती है इससे, और इन जो 2 न्यू ट्यूब बनी हैं इनको यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। और यही वो ट्यूब है जो अपने लंग्स में एंटर करती है। ह्यूमन में बात करें तो 1 पेयर जो लंग्स है वो इन द थोरेसिक कैविटी लोकेटेड रहते हैं। थोरेसिक कैविटी में अपने 2 लंग्स जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई बनी है तो ये दोनों ही एक एक लंग्स में एंटर करती है। अब लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है
ये अपने थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है और इनके अंदर जो ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर की है ये कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है। लंग्स में एंटर करने के बाद ये कंटिन्यू डिवाइड होकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एट्रिया और लास्ट वाली जो ट्यूब होगी जिसके एंड पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ी हुई रहती है और इसको एल्वियोलाई कहा जाता है। और यही वो स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर जो है कंप्लीट जो लंग्स है उनकी स्ट्रक्चर बनती है और इस वजह से जो एल्वियोलाई है इसको लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल क्यों कहा? क्योंकि बोथ लंग्स में मिलाकर अबाउट 300 to 480 मिलियन जो एल्वियोलाई है वो प्रेजेंट होती है। पूरे लंग्स की स्ट्रक्चर एल्वियोलाई से ही बनी हुई हैं और यहाँ पर एल्वियोलाई को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया बिकॉज जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई का ही फंक्शन होता है यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज का। जो लंग्स का फंक्शन होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बिटवीन जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज, वो इस एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है इसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है और इनके बिटवीन गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो अपने जो लंग्स है इनके जस्ट नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को आइसोलेट रखता है, डिफ्रेंशिएट करता है। इस ऑर्गन को अपन डायाफ्राम कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ पर अब आगे देखें तो लंग्स के बारे में, अब लंग्स बचे हैं, लंग्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ये यहाँ पर ट्रेकिया के बारे में नोट्स जो है वो लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर लैरिंग्स के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो लैरिंग्स है अपना वो पूरी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती, कार्टिलेज से ही बनी हुई होती है। यहाँ पर कुल देखें तो 4 टाइप की कार्टिलेज है, थायराइड, क्रिकोइड, एरेटिनॉइड और एपिग्लोटिस। इन कार्टिलेज से बना हुआ होता है अपने जो लैरिंग्स है वो। नेक्स्ट देखें यहाँ पर ये ट्रेकिया के बारे में और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो लंग्स के बारे में है और लंग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे डिटेल से। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, किस टाइप से जो एयर को हम इनटेक करते हैं या उसको रिलीज़ करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।